पिछले एपिसोड में लुओफेंग का सामना हुआ था वेन्या से, जो एक अनडाइंग मार्किस था, और भाई साहब उसकी गुस्सा लेवल मैक्स पे थी क्योंकि लुओफेंग ने उसके जूनियर लॉर्ड को मार दिया था। फिर शुरू हुई एक जबरदस्त फाइट। लुओफेंग ने अपना गोल्डन हॉर्न बीस्ट वाला बॉडी यूज किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वेन्या की रीजनरेशन पावर इतनी तेज थी कि बार बार बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद भी वो तुरंत वापस आ जाता। चाहे लुओफेंग उसका शरीर कितनी भी बार फाड़ दे, वेन्या हर बार रिकवर हो जाता। लेकिन लुओफेंग ने अपने विंग्स को वेपन बना के उसकी एनर्जी ड्रेन करनी शुरू की। कॉर्नर में पुश हुआ। वेन्या ने डेस्परेशन में बूम सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर दिया। इसके बाद लुओफेंग के दिमाग में एक आइडिया आया, यार ये विंग्स तो नेक्स्ट लेवल वेपन बन सकते हैं, और उसने डिसाइड किया कि एक नई टेक्निक बनाएगा। वो अपने मास्टर के पास वापस चला गया और वहीं पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब आते हैं नए चैप्टर पे। कहानी कंटिन्यू होती है लुओफेंग के ट्रेनिंग सीन के साथ। पता चलता है कि भाई इस बार लुओफेंग 1000 साल से ट्रेनिंग कर रहा है। हाँ, पूरा 1000 साल का गैप है पिछले एपिसोड और इस एपिसोड के बीच। इस टाइम में लिओफेंग अपने विंग्स की बेस पावर से एक ब्रांड न्यू टेक्निक डेवलप कर रहा था। ट्रेनिंग के बीच वो अपना गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी यूज करके लेयर के मॉन्स्टर्स से लड़ता था, जिससे उसको कंट्रीब्यूशन कॉइंस मिलते रहे। दूसरी तरफ मिस्ट्री आइलैंड पे ह्यूमन रेस एक नए खतरे का सामना कर रही थी। एक बीस्ट जिसका नाम था सिल्वर विंग एम्परर, जिसकी पावर एक डोमेन लॉर्ड के बराबर थी, और सबसे खास बात उसके सिल्वर रंग के विंग्स। इस बीस्ट की असली स्ट्रेंथ भी उसके विंग्स में ही थी। और अजीब बात ये थी कि वो ह्यूमंस को अटैक नहीं करता था, सिर्फ दूसरे एनिमी रेस पर जाता था, जैसे क्लैंटीमैन, क्लैंटम्यूजर, ऑटोमेटन रेस और जर्ग रेस। ह्यूमंस ने सोचा चलो ये तो हमारे साइड का है। ट्रेनिंग चलते चलते लुओफेंग का स्वॉर्ड टेक्निक भी रेडी हो गया, जो वो अपनी तलवार के साथ भी यूज कर सकता था। प्राइमल सिटी के सिटी लॉर्ड उसकी प्रोग्रेस से खुश हुए और बोला, टेक्निक का नाम रख ले बेटा। लुओफेंग ने कहा उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, नाम होगा लाइट ऑफ द मून टेक्निक, क्योंकि पुराने चाइनीज पोएम्स में मून प्योरिटी का सिंबल होता है और उसकी स्ट्रेंथ का मेन मकसद अपने परिवार और ह्यूमन रेस की प्रोटेक्शन है। टेक्निक का पहला स्टेज कंप्लीट हुआ, नाम दिया मिल्की वे अक्रॉस द स्काई, और इस लाइट ऑफ द मून पॉलिसी का ये शुरुआती हिस्सा था। साल गुजरते गए, गोल्डन हॉर्न बीस्ट मॉन्स्टर का दिखना रेयर हो गया। मिस्ट्री आइलैंड के एनिमीज ने चैन की सांस ली, समझ गए कि शायद वो बीस्ट निकल गया, और सच में लुओफेंग मिस्ट्री आइलैंड छोड़ चुका था। अब उसका टारगेट था चिनियन रेस का कोर कॉन्टिनेंट। वहाँ छुपा हुआ एक एंशियंट ट्रेजर जो बिलियन साल पुराना था। लुओफेंग को शक था कि वो खजाना बहुत ही कीमती होगा। एडवेंचर के दौरान बाबाटा ने वार्निंग दी, भाई संभल के, कोर कॉन्टिनेंट में अनडाइंग्स भी भरे पड़े हैं। लुओफेंग समझ गया। वहाँ पहुँचते ही उसने ट्रेजर की तलाश शुरू की। उसने देखे पुराने चिनियन कार्विंग्स, उनकी प्रॉस्पेरिटी, ग्रेटिट्यूड और एक हिस्ट्री जिसमें वो एनिमी फोर्सेस से लड़ते हुए फोर्स्ड हो गए थे कि ट्रेजर छुपा दें सैक्रिफाइस हॉल में। ये हॉल्स पूरे कॉन्टिनेंट में स्कैटर्ड थे, और चिनियन की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि इवन डोमेन लॉर्ड लेवल के स्कैनर्स भी इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। इसी वजह से आज भी ट्रेजर हंटर्स का जमघट लगा रहता था। सीन शिफ्ट होता है ऑटोमेटन रेस की तरफ। लीडर चिवेका अपने स्मॉल टोकन्स कलेक्ट करने के मिशन में था। टारगेट था क्लैंटीमैन रेस का टोकन, लेकिन उसके सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि एक एलियन शिप क्लैंटीमैन के एरिया में घुस गया है, और वो था लुओफेंग। लुओफेंग क्लैंटीमैन से फाइट में बिजी था। चिवेका को लगा टोकन चला जाएगा तो सीधा बैटलफील्ड की तरफ भागा। बैटल सीन में लुओफेंग ने अपना मिल्की वे अक्रॉस द स्काई टेक्निक दिखाया। एक ही स्लैश में क्लैंटीमैन के कई मेंबर्स का काम तमाम। फिर आया चिवेका, अपने शिप से क्लैंटीमैन पे फायर करके उन्हें इंस्टेंटली खत्म कर दिया। लुओफेंग ने टोकन देखा और ले लिया। तभी उसने नोटिस किया कि कोई फाइट देख रहा है। चिवेका और उसका मैसिव पिरामिड शेप शिप भी दिख गया। बाबाटा ने माना कि
एनिमी का ट्रैकिंग सिस्टम हमारे से ज्यादा एडवांस है। चिवेका ने अब लुओफेंग पे टारगेट सेट कर दिया, अपने F9 क्लास रोबोट्स डिप्लॉय किए, टोटल 9 मिलियन यूनिट्स। बाबाटा शॉक में, इतना बड़ा प्रोडक्शन, ये तो 50 मिलियन मिक्स्ड मेटल का कॉस्ट होगा। रोबोट्स ने अटैक शुरू किया, लेकिन लुओफेंग ने डॉज कर लिया। चिवेका ने धमकी दी, वरना लुओफेंग ने मना कर दिया। रोबोट्स ने अनडाइंग मार्किस लेवल के अटैक्स की बारिश की, लेकिन बीस्ट आर्मर शील्ड ने सब रोक लिया। चिवेका हैरान। फिर चिवेका ने एक सर्कुलर ट्रैप बनाकर लुओफेंग को घेर लिया, रोबोट्स अंदर भेज दिए। लुओफेंग ने फिर भी शील्ड से रोक लिया, लेकिन चिवेका ने स्वॉर्ड स्लैश ट्राई किया और लुओफेंग ने तुरंत अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके काउंटर कर दिया। अचानक से गोल्डन हॉर्न बीस्ट का एंट्री देख के चिवेका का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे ये तो लुओफेंग का गार्डियन बीस्ट है। उसके दिमाग में तुरंत अलार्म बज गया। बीस्ट का टेम्पररी पावर बूस्ट इतना जबरदस्त था कि एक ही अटैक में उसने चिवेका के क्लास F9 रोबोट्स के लाखों टुकड़े कर दिए। लुओफेंग ने एकदम मस्त मूव मारा। जो बचे खुचे रोबोट्स थे उन्हें सीधा अपने वर्चुअल वर्ल्ड में स्टोर कर लिया। बाबाटा तो खुशी से नाची पड़ा। अरे भाई, ये F9 क्लास रोबोट्स तो टेंस ऑफ मिलियंस मिक्स्ड मेटल यूनिट्स में बिकेंगे। चिवेका ने देखा कि हालत खराब हो रही है, तो जल्दी से अपने बचे हुए रोबोट्स वापस बुला लिए, वरना लुओफेंग उनका भी कबाड़ा कर देता। फिर चिवेका ने अपना बैकअप प्लान एक्टिवेट किया। अपने मास्टर का लेगेसी टेक्निक, जो नाम से ही हैवी लगता है, 9 डोमेन हेवनली किंगडम, जैसे ही एक्टिवेट हुआ, चिवेका का शिप एक सप्रेशन फॉर्मेशन बनाने लगा, जिसने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को एकदम लॉक कर लिया। फॉर्मेशन के अंदर चिवेका ने डिप्लॉय किए 81 एलीट रोबोट्स, जो लोअर डोमेन लॉर्ड लेवल के थे। ये रोबोट्स एकदम नॉन स्टॉप अटैक पे लग गए। गोल्डन हॉर्न बीस्ट को इतना प्रेशर दिया कि वो सीरियस इंजरीज में आ गया। स्ट्रेंथ रैपिड ड्रॉप और वो कॉर्नर में फंस गया। एकदम क्रिटिकल कंडीशन में लुओफेंग के चेहरे पे टेंशन आ गई। समझ नहीं आ रहा था बीस्ट को बचाए कैसे। फिर एक आइडिया आया। सबसे पहले अपने इंटरनल वर्ल्ड का यूज करके बीस्ट को प्रोटेक्ट किया। फिर अपनी जर्ग आर्मी बुलाई और अलीना को कमांड दिया, 1 मिलियन जर्ग वॉरियर्स को लेकर जाओ और ऑटोमेटन के पिरामिड शिप पे हमला करो। 9 डोमेन फॉर्मेशन तोड़नी है। चिवेका ने ये देखा और तुरंत लुओफेंग को रोकने की कोशिश की। लुओफेंग के साइड से उसने इरिना को बोला कि 10 अटैक्स अरेंज करो कंट्रोल सिस्टम को डील करने के लिए। कभी कभी सिर्फ उसके नाम पे भी ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना पड़ता था। इरिना समझ गई और हमें दिखाया गया कि हजारों गेजिक अटैक्स कंटिन्यूअसली आउटर स्पेस शिप्स पे एम्बुश कर रहे थे, और बस एक ही मोमेंट में इस ऑटोमेट रेस ने अपना एक कोर शिप खोया। सक्सेसफुली इमोबिलाइज करने के बाद लोफांग ने तुरंत उस शिप को कैप्चर कर लिया। ऑटोमेट रेस ने लोफांग को रिटेलिएट करने की कोशिश की, पर सब बेकार था। इस बीच बाबाता का मूड काफी अच्छा था। ये फिगर कुछ अलग ही दिखाया, क्योंकि उसको भी इतनी ट्रूप्स को फेस करना पड़ रहा था, और लोफांग को अंडर एस्टिमेट करना शायद गलत था। जो इंसान कभी नहीं हारना चाहता, उसने प्लान बनाया लोफांग को ट्रैप करने का, एक ऐसे सिचुएशन में जहां वो कंट्रोल करे। उसको पूरा यकीन था कि लोफांग इतनी चीजों के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएगा। वही लोफांग खुद भी प्लान कर रहा था किसी और जगह जाने का, लेकिन इजीली ट्रैक हो सकता था। चाहे लोफांग अपना मीटियर शिप यूज करे, टाइम काफी ज्यादा लगता। लोफांग को सही प्लान बनाना था, क्योंकि डेंजर मेन कोर में था। सोचने से ही सिचुएशन उसके लिए काफी डेंजरस थी। लोफांग ने प्लान बनाया कि परसूट से एस्केप करे, और उसने गेस सही लगाया, क्योंकि उसने किसी से कांटेक्ट किया था हेल्प के लिए, अपने एनिमीज एलिमिनेट करने के लिए। पर सब रुक गया जब लोफांग रेडार से सडनली डिसअपियर हो गया। चाहे जितना भी ट्रैक करने की कोशिश की, सब बेकार था। लोफांग एस्केप इसलिए कर पाया क्योंकि उसको हेल्प मिली। ये सब हेल्प आई सिंगू वांग से। उसकी एबिलिटी काफी एस्टॉनिशिंग थी। लोफांग को बहुत ही शॉर्ट टाइम में ट्रांसपोर्ट कर दिया। लोफांग ग्रेटफुल था। इस हेल्प के लिए सिंगू वांग को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि लोफांग एक वेल नोन फिगर था। पॉइंट्स का अमाउंट भी काफी ज्यादा था। सिंगू वांग ने अलाउ किया कि अगर प्रॉब्लम आए तो लोफांग फिर से हेल्प मांग सकता है, और इसके बाद सिंगू वांग लोफांग को छोड़ गया। इस पॉइंट पे लोफांग डेजिग्नेटेड प्लेस पे पहुंच गया। फिर भी वहां तक पहुंचने के लिए लोफांग को काफी हाई प्राइस पे करना पड़ा। ऑलमोस्ट सारे एशिया ठुयान बब उसने सिंगू वांग को देने पड़े। ये सैक्रिफाइस रिग्रेट वाली बात नहीं थी, क्योंकि लोफांग काफी लोगों के हंटेड में था। वैसे भी बहुत सारे हार्ड ऑटोमैट ट्रूप्स गैदर हो रहे थे। उनका गोल क्लियर था, डीमन स्टार मास को डील करना ह्यूमंस के लिए थ्रेट सिग्निफिकेंट था, इसलिए ऑटोमैट फोर्सेस को रिटेलिएट करना पड़ता। 50 मिलियन पॉइंट्स रिवॉर्ड ऑफर्ड था लोफांग को फाइंड करने के लिए। सिंगू वांग मूव हुआ
जहां लोफांग के कंपेनियंस थे, और सिल्वर ओइंग किंग हंट का बाउंटी हर जगह स्प्रेड हो गया। उसके ड्राई विंग्स का प्राइस भी 50 मिलियन पॉइंट्स था, बहुत ही हाई प्राइस था। इस बीच लोफांग अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा था। अभी के लिए वो मास हॉर्न मॉन्स्टर्स डिप्लॉय नहीं करेगा, सिचुएशन सेफ नहीं थी। वो प्लान कर रहा था हाई क्लास डिटेक्टर्स परचेज करने का, जैसे पहले सिचुएशन मॉनिटर करते थे। पर लोफांग ने कुछ अनयूजुअल फील किया। समहाउ उसके हर सेल ने कुछ सेंस किया। ये फीलिंग काफी टाइम से नहीं एक्सपीरियंस हुई थी। उसको क्यूरियोसिटी हुई कि ये फिगर कौन हो सकता है, क्योंकि ये अनईजी फील करवा रहा था। फिर फोकस शिफ्ट हुआ रफ वॉरशिप पे, जिसकी प्रेजेंस लोफांग ने सेंस की। ये फिगर काफी मिस्टीरियस था और एक पॉइंट पे वो कैप्सूल के अंदर था। उनकी रेकलेसनेस ने रिवील किया कि उन्होंने रास्टमानुशिया शिप फाइंड कर लिया था, जो इजीली मॉनिटर हो सकता था। ये यनवे वॉर जोन का पार्ट नहीं था, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉर जोन था, जहां रास्टमानुशिया डेयर करता था डीपर एंटर करने। वो अपनी साइड से सपोर्ट मॉनिटर कर रहे थे, इसलिए उनको काफी केयरफुल रहना था। पर उनका लीडर ने उनको रियश्योर किया, क्योंकि इसीलिए रास्टन मूव कर रहा था रास्ट डीमन टेरिटरी के अंदर असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। ह्यूमंस काफी एरोगेंट थे और रास्टमैन के साथ ज्वाइन करने से मना कर दिए। तो कुछ रास्ता दिखाना चाहते थे कि ह्यूमंस कुछ खास नहीं कर सकते। लग रहा था कि वो मीटियोरोहिन शिप को परस्यू करेंगे। इस बीच लोफांग को पता था कि कोई उसको फॉलो कर रहा है। लगता था कि वो मलिशियसली मॉनिटर कर रहे थे। बाबता हाउएवर के तौर पे ये सेंस नहीं कर पाया। उसके लिए इस बार लोफांग रियल डेंजर में होगा। फिर भी लोफांग भाग नहीं रहा था, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट था। उसको पता था कि एनिमी बहुत जल्दी अराइव करेगा। पर इस पॉइंट पे लोफांग ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया था। इवेंचुअली रास्तान अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। फॉर्चुनेटली लोफांग ने बाबता की एडवाइस सुनी और डिसाइड किया कि पहले वो लीव करे रास्टमानुशिया बेस पे वापस। लोफांग वो खुद को होल्ड कर सकता था, पर आगे का सब कुछ अनसर्टन था। क्या वो सर्वाइव करेगा या नहीं? लोफांग इस टाइम को यूज करेगा अपनी फेलियर्स को प्रॉफिट में बदलने के लिए। जो ट्रेजर्स उसने ऑब्टेन किए थे वो हाई प्राइसेस पे सेल होंगे। आफ्टर ऑल रोबोट्स जो उसने एक्वायर किए वो हाई क्वालिटी के थे। लोफांग ने अपने टीचर से इंस्ट्रक्शंस लिए और इसके साथ वो अपनी सेल्स से 6.1 बिलियन कमा सकता था। ये मैसिव गेन था जो लोफांग के लिए बहुत बेनिफिशियल था। बाबता और अदर्स ने डेफिनेटली कंग्रेचुलेट किया। लोफांग का नेक्स्ट स्टेप था थोरकांगी डिटेक्टर्स बाय करना, जो एनिमीज को दूर से सेंस कर सके। उसने 2 बाय किए नियर और फार यूज के लिए। दोनों थॉर डिटेक्टर्स का प्राइस काफी हाई था, अराउंड 3.8 बिलियन। उसका थर्ड स्टेप था बोयोंटेंग और पुलुकन क्रिस्टल्स बाय करना। इन सब के साथ लोफांग इमरजेंसी में इजीली यूज कर सकता था। एक्सपेंसिव जरूर था, पर प्रिवेंटिव मेजर था। सब कुछ करने के बाद लोफांग ने मोयानफिन को फीड किया ताकि उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो। ग्रेजुअली मोयानफिन रिएक्ट करने लगा, पर इस बार कुछ स्ट्रेंज हुआ। एक वॉइस सुना गया। लगता था ये लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्स से आ रही थी। माइक्रो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स सक्सेसफुली पास हो गया था। ये लोफांग को काफी हैप्पी कर गया। मोयानफिन भी हैप्पी था, क्योंकि उसके मास्टर ने उसको हायर लेवल रीच करने में हेल्प किया। इस एनहेंसमेंट के साथ मोयानफिन काफी स्ट्रॉन्गर हो गया। ये प्रोग्रेस देख के लोफांग ने डिसाइड किया कि वो लूज नहीं करेगा। वो अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए फुल फाइट करेगा। ग्रेजुअली लोफांग ने अपनी आर्मर फर्स्ट एनहेंस की। वेरियस ट्रीटमेंट्स हो चुके थे और ह्यूमन बॉडी ने बहुत ब्लड क्रिस्टल्स अब्सॉर्ब किए। ह्यूमन बॉडी के अलावा मॉन्स्टर बॉडी को भी ब्लड क्रिस्टल्स मिले। बाबता के लिए जो लोफांग कर रहा था वो ह्यूमन कैपेबिलिटी से काफी ऊपर था, और बाबता की ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग स्टोन गिरने के बाद ब्लड मेरिडियंस अवेकन हुए। क्रिस्टल्स ने ब्लड रेनफोर्स करना स्टार्ट किया, और क्योंकि मैस एनिमल एक कॉस्मिक क्रीचर था, इसलिए उसका बीस्ट गॉड से कनेक्शन होना ही था। बाबता ने सजेस्ट किया कि एक बैरियर टावर बनाया जाए, क्योंकि बाबता ने एक्चुअली सजेस्ट किया सैक्रिफाइस टावर बनाने का, क्योंकि उसका सेटअप टंडोकेमस बीस्ट की पावर एनहेंस करेगा। लोफांग ऑफ कोर्स एग्री कर गया कि ये आइडिया काफी अच्छा है, पर जो मिस्टीरियस फिगर था जिसने उसका ब्लड बॉयल कर दिया, उसकी प्रेजेंस लोफांग को क्यूरियस कर रही थी। ये समझना था कि ये फिगर कौन हो सकता है। अब टाइम था लोफांग के लिए कि वो वापस वॉर जोन में आए, और इस तरह उसकी जर्नी फिर से शुरू हुई। उसका मीटियोराइट शिप छोड़ रहा था ह्यूमन टेरिटरी। रास्ते में लोफांग ब्रीफली अपने राइवल्स से क्रॉस हुआ, पर उसने इमीडिएटली एंगेज नहीं किया, क्योंकि उसका मेन गोल अभी भी सेंट्रल कोर था। जैसे ही वो पहुंचा, लोफांग ने एक फेमिलियर प्रेजेंस सेंस की, तो उसने बाबता से कहा कि उस पावर के सोर्स को ट्रैक करे। जो डिटेक्टर्स लोफांग ने अभी परचेस किए थे वो प्रेजेंस सेंस कर सकते थे, और ये ऑफ कोर्स नोटिस हुआ उन 3 लोगों के द्वारा जो ह्यूमन रेसेस को हंट कर रहे थे। ये 3 लोगों ने सेंस किया कि कोई उनको वॉच कर रहा है, तो उन्होंने डिटेक्टर को काउंटर करने की कोशिश की, पर एक ने रियलाइज किया
कि लोफांग का डिटेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल था। एक्चुअली लोफांग ऑलरेडी जानता था कि वो कौन थे। वो नासी ट्राइब थे। वो एक रिमोट जगह से आए थे। फियर्ड ट्राइब होने के बावजूद लोफांग ने उनकी प्रेज की और वैसे भी वो टेस्ट करना चाहते थे कि ये लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तुरंत ये 3 लोगों ने बैरियर फॉर्म किया अपनी प्रोटेक्शन के लिए डिटेक्टर से। इस बार उनको लोफांग ने प्रेज नहीं किया क्योंकि बैरियर यूज करने से उनका लोकेशन रिवील हो गया। उनका लोफांग के अगेंस्ट कोई ग्रज नहीं था, पर अगर वो इंसिस्ट करते फाइट करने पे तो उन्होंने अपनी रीइंफोर्समेंट्स को ऑलरेडी कांटेक्ट कर लिया था। जेज़ेक अटैकर्स की क्वीन आ रही थी अपोज करने लोफांग को। वो क्यूरियस थे अगर ये हुआ तो कौन पहले मरेगा। एक्चुअली ये सिर्फ एक थ्रेट था क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग फिगर विथड्रॉ कर देता तो सब ठीक होता। जैसे ही सिग्नल लोफांग के डिटेक्टर से डिसअपियर हुआ, उन्होंने अस्यूम किया कि स्ट्रॉन्ग पर्सन विथड्रॉ हो गया, पर चीजें उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुई क्योंकि लोफांग ने ऑलरेडी इरिना को एक्ट करने का ऑर्डर दे दिया था और सारे जेज़ेक अटैकर्स अपनी असॉल्ट स्टार्ट कर दिए। वो डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसे अटैक होगा। जेज़ेक के अटैक्स इजीली बाईपास कर गए उन डिफेंसेस को जो 3 लोगों ने सेटअप किया था। चाहे उन्होंने स्पेसशिप्स के डिफेंसेस यूज किए सर्वाइव करने के लिए, लोफांग ने स्टिल कन्फ्रंट किया यूजिंग टांडो केमस मॉन्स्टर बॉडी। तो एक बार फिर स्टोरी कंटिन्यू होती है नेक्स्ट एपिसोड में, पर अभी के लिए इस वीडियो में हम देखेंगे एक प्रीव्यू ऑफ व्हाट्स कमिंग। टर्न्स आउट लोफांग अभी भी अलाइव है डिस्पाइट ऑटोमैट ट्रूप्स। उसके एनिमीज काफी ट्रबलसम थे, जैसे बैटल के टाइम में वक्त स्लो लग रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, टांडो केमस मॉन्स्टर बॉडी यूज करने के बावजूद लोफांग को अभी भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। फिर भी लोफांग फाइट बैक कंटिन्यू कर रहा था while एनिमीज के टेक्निक्स में वीकनेसेस ढूंढ रहा था और एडिशनली कोई और भी बैटल को ऑब्जर्व कर रहा था। ओके, बस इतना ही इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आने वाला है। गाइस, वीडियो को लाइक करना है या नहीं और चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं, वो तो आप सबकी मर्जी है। बस इस वीडियो को हाइप करना मत भूलना, ओके? तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो करना चाहते हो, बस सब्सक्राइब क्लिक करो और नोटिफिकेशंस ऑन कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अंटिल द एंड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। साथ ही व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। स्टे ट्यून्ड फॉर द कंटिन्यूएशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।